वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपका एसएससी जीडी का टारगेट आज 10 डे पे आगे धीरे धीरे। आपसे कहा था कि 45 डेज खुद के लिए निकाल लेना। यदि निकाल लिए तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात ये है कि आज आपको मैथ के 25 जो क्वेश्चन मिले वो 25 के 25 क्वेश्चन जरूर कर लेना। यदि कर गए तो समझो कि सब कुछ कर गए, फिर आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी कि हाँ, फिर आपको लगेगा कि हाँ आज हमने अब मैथ अच्छी होने लगी। उसके बाद सोल्यूशन तो मैथ का हम डाल ही देते हैं, तो उसको देख लिया करो तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर ही हो जाएंगे। और एक बात हम स्टार्टिंग में ही बता दे रहे हैं कि जैसे 2024 में जो पेपर आया था, आप लोग पढ़ रहे होंगे तो जो रेगुलर होगा उनको आज एक बात भी बीच में पता चल जाएगी कि अभी जो 2024 में पेपर हुआ था एसएससी जीडी का, उसमें क्या हुआ था कि उसका जो पेपर था पेपर था आसान था। लगभग सभी जितने भी अभी तक एसएससी जीडी के एग्जाम में 17-18 वाले को छोड़ के 18-19 वाले, लेकिन जो अभी एग्जाम हुए उन्हें सबसे आसान था। और मैं अभी से इस बात को कह रहा हूँ कि जो कट ऑफ 2024 की गई है, इस कट ऑफ को देख के बिल्कुल मत जाना। इस कट ऑफ को देख के बिल्कुल मत जाना कि नहीं हमें इतने ही मार्क्स करने हैं और इससे मतलब इतने ही मार्क्स करने, इससे कम हुए तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। नहीं, इस बार पेपर अभी मैं लगभग 30-35 दिन पेपर होने के हुए हैं, 35 दिन तो खूब हैं। इस बार पेपर 2024 से हार्ड आएगा और 2024 से कट ऑफ भी कम जाएगी, कट ऑफ भी कम जाएगी। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि पढ़ते रहिएगा अच्छे से और अपने माइंड पे इतना प्रेशर मत बनाइएगा नहीं हमें 150-55 करने। ठीक है, हमारा टारगेट 150-55 का है, बाकी जो सिचुएशन रहेगी उसके अनुसार चलेंगे। समझिए कि नहीं समझिए। और एक एक पॉइंट जो कुछ भी याद करते जाओ। मैं इतना कह रहा हूँ कि यदि आप इतना कर लोगे टारगेट यदि इतना टारगेट करके गो तो आपसे ज़्यादा कोई नहीं कर पाएगा। यदि आपने वो क्वेश्चन नहीं कर पाया तो फिर कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इनको जरूर अच्छे से करते रहिए। यदि आपके हो गए तो फिर समझो कि आपका जीएस 10 क्वेश्चन भी हो गए तो निकल जाएगा, आराम से पेपर सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आपको खुद को अपने ऊपर समझाना होगा कि जैसा पेपर वैसा हैंडल करेंगे। ऐसा नहीं कि पेपर बहुत अच्छा लेवल का आ गया फिर भी आप सोच रहे 150 प्लस 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। देखो 1/8 माइनस मार्किंग अटेम्प्ट तो हमें लगता है फुल करके आओ। मुझे नहीं लगता कि एक भी क्वेश्चन तुम्हें छोड़ना चाहिए, पूरे अटेम्प्ट करके आओ, जिससे कि आपको कोई अटेम्प्ट की दिक्कत ही ना रहे और पेपर भी 2-4 भी क्वेश्चन सही निकले तब भी आपका काम हो जाना है। अब जैसा हमारा क्वेश्चंस का सिलसिला चलता है, उन क्वेश्चंस को देखिएगा जो हम डेली आपको जीएस के देते हैं। इन पे गौर फरमाया करिएगा, देखा करिएगा। अच्छा, इनके बहुत लोग अब तो मतलब कि आंसर देने लगे हैं बहुत, कि कल तो शायद 3-4 लड़के, अर्नब तो डेली लड़का कोई भी हो, कहाँ भाई आज अपना डिस्ट्रिक्ट जरूर लिखना, वीडियो तो वो डेली देखते हैं। और कहाँ से आप मतलब कि वो जो डिस्ट्रिक्ट बताना फिर डेली वो आंसर देते हैं, इसलिए उसको अप्रिसिएशन भी मिलना चाहिए। अब हम सीधे अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। परमादेश रिट एक मौलिक अधिकार है जिसे निम्नलिखित में किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। परमारट, परमादेश किसके आर्टिकल 32 के अंदर ही तो रिटें जारी की जाती हैं। और आर्टिकल 32 का क्या नाम है? सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अब ये क्वेश्चन पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम एक अच्छा उदाहरण है। इसके काम करने की संभावना अधिक है। क्यों? ये धोखाधड़ी को, दंड को आसान बनाता है? नहीं, धोखाधड़ी से इसका कनेक्शन ही नहीं है। ये लोकतंत्र के शत्रु के रूप में कार्य करता है, शत्रु के रूप में कार्य नहीं कर सकता। शत्रु के रूप में कार्य करता तो इसको संसद द्वारा पास ही क्यों किया जाता? समझे कि नहीं समझे? तो ये भी नहीं हो सकता। अगला क्या कह रहे हैं, ये उन कानूनों का पूरक जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। पूरक है, पूरक होने का मतलब समझे, यहाँ पे लैंग्वेज का बहुत फर्क पड़ता है। पूरक होने का समझो कि ऐसा कानून जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है, ऐसा कोई दूसरा कानून जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है, उसी को देखते हुए एक और ऐसा कानून बना दिया गया, वो भी भ्रष्टाचार को। अब कोई सरकार खुलेआम बनाएगी भ्रष्टाचार के लिए कोई भी कानून? वो तो नहीं हो सकता। यह लोगों को पता लगाने का अधिकार देता है जो सरकार क्या कर रही है। बिल्कुल, आपको सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन, आरटीई जिसे बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि आप सरकार क्या कर रही है। जैसे आपकी ग्राम सभा में सड़क बनी, ग्राम सभा में सड़क बनी कोई, तो आप उसकी आरटीआई लगा सकते हो। इस सड़क में कितना खर्चा हुआ हमें भी तो बताओ। ऐसा तो नहीं अधिकारी, इसीलिए आप देखते हो कि जो बोर्ड लगता होगा, बोर्ड पे लिखा होता होगा लागत इतनी, लागत इतनी, तो आप आरटीआई लगाओ कि क्या इतनी लागत हुई या नहीं है, पैसे निकल गया। तो आरटीआई का मतलब होता है कि लोगों को पता लगाने का अधिकार है। तो सरकार में क्या हो रहा है। आरटीआई एक्ट, अब हमें ये बता के जाओ आरटीआई एक्ट कब बना था, कब लागू हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित किस देश ने लगभग 1900 वर्ष पहले कागज का आविष्कार किया था? इन चारों देशों में बताना नाम। निम्नलिखित में कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का अजैविक घटक नहीं है? ध्यान देना, अजैविक घटक नहीं है, इसका मतलब जैविक घटक पूछा गया। जैविक घटक का मतलब
जो जीवित होते हैं उनको जैविक घटक बोलते हैं, और जो जीवित होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सजीव बोलते हैं, या तापमान बोलते हैं, या खनिज पदार्थ बोलते हैं, या वायु बोलते हैं। इनमें कौन सा आपको जीवित जीवित पदार्थ दिख रहा है, जीवित ऑप्शन दिख रहा है कि हाँ ये सजीव हो सकता है? अब इस क्वेश्चन को बताएं, कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? ये 4 ऑप्शन है: इल्तुतमिश, कुतुब मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान में नहीं हुआ था 100%। अब अगला क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना तो आप पढ़ ही चुके हैं। संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्र और सर्वोच्च अधिकार वाले देश के रूप में वर्णित करता है? मतलब कि हम अपनी स्वतंत्रता हमारे हाथ में है, मतलब हमारी स्वतंत्रता हमारे हाथ में, किसी के और हाथ में नहीं है। तो क्या होगा इन चारों ऑप्शंस में? हमें आंसर जरूर बताइएगा। अब इस क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग कृत्रिम वर्षा, जिससे कहीं वर्षा नहीं हो रही है तो बादलों में उसकी वर्षा की जाए तो पानी अपने आप बारिश होने लगती है? तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर ऑक्साइड या एल्यूमिनियम सल्फाइड। इन दोनों ऑप्शन में ध्यान से देखना, इन्हीं में से एक ऑप्शन है, आप लोग बता देना। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? उमनगोट, सुवर्णरेखा, तो संगपो, संगपो जिसे बोलते हैं, संगपो किसे बोलते हैं नदी को? किस, अच्छा इसका आंसर का जरूर जवाब देना कि संगपो किस नदी को और किस देश में कहते हैं? तीस्ता। तीस्ता नदी जल विवाद किस देश के साथ? तीस्ता नदी जल विवाद किस देश के साथ है? आपको जरूर पता होना चाहिए। उसके बाद निम्नलिखित कौन सी मानव पूंजी नहीं है? मानव पूंजी कौन कौन सी होती है? मानव पूंजी वो होती है जिसे मानव तैयार करता है। अब जैसे हॉस्पिटल है स्वास्थ्य देखभाल के लिए, तो इसे कोई भगवान ने तो बनाया नहीं हॉस्पिटल, हॉस्पिटल तो मानव ने बनाया, सरकार ने बनाया, सरकार भी एक प्रकार का मानव ही तो है। अब शिक्षा, स्कूल है, स्कूल में आपने देखा कहीं रोबोट शिक्षा दे रहा है? और रोबोट भी ये देता, वो भी तो मानव का बनाया हुआ है, तो ये भी एक मानव पूंजी, तो वो मानव पूंजी आ जाता। तो शिक्षा कौन देता है? मानव। मानव पूंजी नहीं है तो शिक्षा एक मानव पूंजी है क्या? शिक्षा एक मतलब अदृश्य चीज़ है जिसे कोई दिखती नहीं दिखती, लेकिन ये होती है। कैसे? हमारे नॉलेज से चमकती है। प्रशिक्षण, कोई ट्रेनिंग आपको देता है, आप ट्रेनिंग पे जाओगे SSCGT के बाद में, तो जो ट्रेनर ट्रेनिंग आपको मिलेगी, मतलब स्पेशली ट्रेनिंग शब्द, क्या मानव पूंजी नहीं? भूमि मानव पूंजी नहीं है। भूमि क्या मानव पूंजी? भूमि को तो मानव ने नहीं बनाया, भगवान ने बनाया है। मानव पूंजी वो होगी जिसे भगवान ने नहीं बनाया होगा, मतलब भगवान, सॉरी, मानव पूंजी वो होगी जिसे मानव ने बनाया होगा, और जो पूंजियाँ होगी जिसे भगवान ने बनाया होगा, या प्राकृतिक होगी। प्रकृति भी एक प्रकार का भगवान ही तो है, तो आपका प्रकृति का सिस्टम हो गया। आज आपका मैथ का टारगेट, अब देखिएगा मैथ का टारगेट 18 नवंबर 2021 थर्ड शिफ्ट, ठीक। ये आपका मैथ का टारगेट हो गया। 18 नवंबर 2021 थर्ड शिफ्ट आपको अभी PDF अपलोड कर देंगे टेलीग्राम पे, उनको जरूर लगाना। और रीजनिंग और हिंदी, रीजनिंग में आपका 22 फरवरी 2024, देखो रीजनिंग का 22 फरवरी, एक मिनट, 22 फरवरी 2024 का सेकेंड शिफ्ट, ठीक है। और यही आपका हिंदी में रहेगा, यही हिंदी में, और यही आपका रहेगा किसका? रीजनिंग का। और दूसरी बात, बर्तनी आज जितनी भी हों, बर्तनी सारी खत्म करके आना, बर्तनी सारी खत्म करके। मैथ, रीजनिंग, हिंदी का टारगेट हो गया। राष्ट्रीय कांग्रेस हो गया था, बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन सब पढ़ के पूरा आना। उसके बाद नदी तंत्र खत्म हो गया था। आज पढ़ के आओगे भारत में नदी घाटी परियोजनाएं, जैसे परियोजना नहीं, पहली पंचवर्षीय योजना में कौन सी परियोजनाएं चलाई गई थी ये भी बताना हमें। तो सारी परियोजनाएं तो नहीं, लेकिन आज 2 दिन में डिवाइड कर लो, 1/2, 2 दिन में आपको परियोजनाएं खत्म करनी, कौन सी नदी पर कौन सी परियोजना चल रही है, ठीक। तो आपका ये हो गया हिस्ट्री का, ये हो गया आपका ज्योग्राफी का। ये आपका हो गया किसका? स्टैटिक जीके का। देखो वीरता पुरस्कार हो चुका था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आज आपका भटनागर पुरस्कार है। कब स्टार्ट हुआ, पहला कब दिया, किस क्षेत्र में दिया जाता है, वर्तमान किसे दिया गया है, और किसी को भटनागर पुरस्कार मिला है तो उसे कोई अवार्ड तो नहीं मिला, और कोई अवार्ड तो उसको देख लेना। तो आज आपका भटनागर पुरस्कार है, ठीक। पॉलिटी में आज आपका लिए रहेगा आर्टिकल 60 से 70, 10 अनुच्छेद सारे याद करके आना, 10 के 10 अनुच्छेद। इनमें से 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, जहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा हो तो उन क्वेश्चन को जरूर करिएगा। 2 क्वेश्चन आपके पॉलिटी से हो जाएंगे, ठीक। इकोनॉमी में आज पढ़ के आओगे मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति आपके पास लूसेंट कोई भी पढ़ पाना तो पढ़ लेना, मुद्रास्फीति क्या होती है, CR क्या होता है, SLR क्या होता है, RR क्या होता है, मतलब जो रेट्स होते हैं, 5-5 10-10 मिनट का पढ़ पाना तो पढ़ लेना, नहीं तो
ठीक है। हम योजनाएं आपको कल से बताना शुरू करेंगे, ये योजना यहाँ से करके आना, योजनाएं जरूर स्टार्ट कर देना, क्यों एक योजना आ सकती है। और एक्ट भी अब हम पता क्या करेंगे कि अब जो क्वेश्चन स्टार्टिंग में पूछते हैं वहाँ पे एक्ट ले लिया करेंगे, क्योंकि जो रटने वाली चीज़ें हैं एक्ट एक आधा पूछा जाता तब हम लोग फंस जाते हैं, इसलिए अब हम एक्ट वहाँ पे पूछा करेंगे। ठीक, तो पॉलिटी हो गया, सब कुछ आपका लगभग में अच्छा चल रहा है। करंट आप जरूर करते रहना, करंट आप किसी भी जिस टीचर से पढ़ना चाहें तो उस टीचर से आप पढ़ते रहेगा करंट अफेयर। और दूसरी बात करंट यदि अच्छी करेंगे तो 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे तो ठीक है, आगे तो अच्छी बात है। और मैं पहले स्टार्टिंग में कह चुका हूँ कि पेपर इस बार हार्ड आएगा, थोड़ा लेवल अप आएगा, इसलिए दिल पे मत लेना, जैसे पढ़ रहे हो और एकदम पेपर में ऐसा करना है कि हमारा आता हुआ क्वेश्चन ना गलत हो, समझो आप सिलेक्शन हो गया। थोड़ा प्रेशर कम करके लगना। अभी आप लोग कह रहे हो कि मैथ में 25 से 26 मिनट लग जाते हैं, तो मैथ में 25-26 मिनट लग जाते हैं, 3 मिनट में हिंदी करो। मैं एग्जाम में 1 मिनट 50 सेकेंड में हिंदी करके आया था, तो आप भी करो, समझे। तो हिंदी को कम करो, जीएस में कम टाइम करो। अब पता है जीएस और हिंदी 5-5 मिनट में कर दो, जीएस और हिंदी, और आराम से 5-5 मिनट में हो भी जाएगी। समझो 11 मिनट में करो तब भी आपके पास 49 मिनट बचे। 49 मिनट में 22 मिनट में आप कर दो रीजनिंग, और कितने 27 मिनट में आप कर दो क्या मैथ। आपका फिर भी 27 मिनट आपको मिल रही है, यहाँ पे आपको टाइम कम देता है टेक्स्ट बुक, लेकिन एग्जाम में आपको भर के टाइम मिलेगा, अच्छा खासा टाइम मिलेगा। इसीलिए कहते हैं टाइम को मत रोया करो, क्योंकि यहाँ से प्रेशर आपको हैंडल करना जानना है तो वहाँ इसको अप्लाई करना है। और एग्जाम में कभी प्रेशर मत लेना, क्वेश्चन नहीं आता तो वो समझो किसी को नहीं आता, इस तरीके से क्वेश्चन किया करो। बाय बाय, लव यू ऑल। कुछ छूट गया हो तो कोई बात नहीं, अगले वीडियो में शामिल हो जाएगा।